लोकतांत्रिक शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने मेहमानों का, अपने पैनलिस्ट का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता शो है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। हमारे दर्शक ही चुनते हैं कि किस विषय पर बहस होगी और हमारे दर्शक ही बहस की दशा और दिशा तय करते हैं पब्लिक के मंच में सीधे शामिल होकर। आज हमारे साथ जुड़ेंगे हर्षित द्विवेदी कानपुर से, अंशिका शर्मा नोएडा से, कुणाल भंवर इंदौर से और सुधाकर शरण दिल्ली से। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारी दर्शकों ने आज कौन सा बहस का मुद्दा चुना है। बहस का मुद्दा आज विकास की गंगा का है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी में की है। काशी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। हमारा आज का सवाल है, क्या विकासवाद पर जीतेंगे यूपी का चुनाव। प्रधानमंत्री ने आज यही बात कही है। उन्होंने कहा है एक तरफ है भाई भतीजावाद और दूसरी तरफ विकासवाद। प्रधानमंत्री ने आज योगी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोरोना का प्रबंधन उन्होंने इतने बड़ी जनसंख्या के बाद जिस तरह से किया वो सराहनीय है, वो प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा कि विकासवाद, संकेत दे दिया साफ साफ कि विकासवाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा और भाई भतीजावाद को हम हराएंगे। उन्होंने कहा कि पहले 2014 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी विकास की कई योजनाएं केंद्र ने दी, लेकिन लखनऊ में आकर वो अटक जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या विकासवाद पर जीता जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन देखते हैं आज काशी को क्या क्या मिला। हर 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 महादेव की गूंज के साथ ही काशी विश्वनाथ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में विकासवाद पर ही चुनावी जमीन तैयार होगी। उन्होंने बनारस के अपने 27वें दौरे पर 1500 करोड़ की सौगात देते हुए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी प्रहार किया। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। आज यूपी में कानून का राज है। पीएम मोदी ने मंच से करीब 6 बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। इस बीच कांग्रेस में लगातार यूपी चुनाव से पहले मंथन जारी है, लेकिन पीएम के भाषण पर तीखा हमला भी बोला। बनारस जो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता की पहचान थी, उसके अस्तित्व पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। दूसरे विपक्षी दल भी जनसंख्या नीति से लेकर कोरोना काल जैसे अलग अलग मुद्दों पर मोर्चा खोल चुके हैं। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी को आगामी चुनाव में चुनौती देना आसान नहीं होगा। भरोसेमंद मित्र जापान की मदद से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ भी हुआ, जबकि पीएम ने कोरोना काल में विकास की गंगा बहने की बात के बीच कोरोना की तीसरी लहर पर काशी से लोगों को आगाह भी किया। बाबा को यही प्रार्थना करता हूं, आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सजग रखें और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करने की आदत बनाए रखें। देश की बहस में चर्चा है कि क्या विकास रथ पर सवार होकर ही उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव होंगे या मुद्दे और भी हैं जिन पर चर्चा होगी। तो देश की बहस में आप जानते हैं हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जिस पर देश की बहस के दर्शक अपनी राय प्रकट करते हैं। आज का सवाल क्या है, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। उसके साथ ही हम गेस्ट पैनल पे जोड़ेंगे संजीव श्रीवास्तव, फॉर्मर एडिटर बीबीसी, शलभमणि त्रिपाठी, मीडिया एडवाइजर टू योगी आदित्यनाथ जी, संजीव सिंह कांग्रेस के नेता, अवनीश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से। तो क्या यूपी में विकासवाद बाकी मुद्दों से बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, यस और नो? इस पर आपको जवाब देना है। आपको पता है आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी वोट कर सकते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले चलूंगा डॉक्टर अजीज खान के पास और उन्हीं से शुरुआत होगी। डॉक्टर अजीज खान, आपने बड़ा फैलाया कि योगी और मोदी जी में पटती नहीं है। आज तो 6 बार मोदी जी ने योगी जी की तारीफ कर दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा विकासवाद भाई भतीजावाद नहीं, विकासवाद से चुनाव होगा, विकासवाद के नाम पर। क्या कहेंगे अब आप? विकास प्रमुख मुद्दा है और आप भी यही चाहते थे कि विकास मुद्दा बन जाए। कैसे आलोचना कर पाएंगे अब आप? दीपक जी, इस पे मुझे एक शेर याद आता है। आज जिस चीज पर आप चर्चा कर रहे हैं, योगी और मोदी जी के ऊपर, कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए, जो ये मुखौटा है ना, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और करवाने के लिए कुछ और, मैं उस पर आना चाहूंगा। आपने विकास की बात की, तो विकास में देखिए, आज बाबा महादेव की नगरी में आप माननीय मोदी जी वहां पर पधारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन 7 साल पहले भी जब माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे और काशी की जनता बहुत बड़े बड़े मन से उनको अपनाया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं काशी की जनता जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरीके से कोरोना काल में भयावह स्थिति पैदा हुई बनारस में, आप अंदाजा लगाएं कि लोगों की जानें चली गई, हॉस्पिटल्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, और मोदी जी ने एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। अगर किया भी तो क्या किया? वर्चुअल मीटिंग, और ये बहाना कि साहब कोरोना है इसलिए हम आ नहीं सके। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन उसी दौरान यादव कितनी बार आजमगढ़ गए? अजीज खान साहब, ये भी बता दीजिए, अखिलेश यादव कितनी बार आजमगढ़ गए, ये भी बता दीजिए। सर निवेदन मेरा निवेदन, फरवरी से सवाल तो बनता है ना, अखिलेश जी कितनी बार आजमगढ़ गए, ये भी बता दीजिए मुझे। मैं वो भी जवाब दूंगा सर। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 15 बार दौरा रहा वेस्ट बंगाल का, चुनावी दौरा रहा, लेकिन जनता देख रही है, सारी बातें समझ रही है। मैं आपको एक डिटेल बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक रहे हैं पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्रा जी। उनकी बेटी का देहांत हो गया, हॉस्पिटल ने 4 लाख रुपए लिए, मुंह दिखाने के लिए 25,000 रुपया लिया, वो बेचारे FIR कराए, आज तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये है चेहरा, ये बीजेपी का चेहरा। रही बात आपने विकास का जो जिक्र किया, मैं विकास के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर देखिए विकास जिस तरीके से वहां हुआ है, वो मेरे ख्याल से आप भी जानते हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव कितनी बार आजमगढ़ गए बताइए जीतने के बाद, इसका जवाब दे दीजिए, बाकी मैं आपका हर आर्गुमेंट मान लूंगा। कोरोना काल में अखिलेश यादव कितनी बार आजमगढ़ गए, ये बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए। दीपक जी, जिसके पास ताकत होता है, शासन होता है, सत्ता होता है, हिसाब उसको देना पड़ता है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम अगर किसी की मदद करना चाहें तो कैसे मदद कर सकते हैं? हमें दुख है कि आजमगढ़ को भी कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी को उसी नजर से देखना चाहिए। मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए, आप मान रहे हमने हाथ खड़े कर दिए? जब डेफिनेटली हाथ खड़े कर दिए, कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं चलता हूं, आपने इसी बात पर चलता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास हाथ खड़ा कर दिया, पूर्वांचल को धोखा दिया। अच्छा, धोखा दिया, ठीक है। शलभ मणि जी बताइए, आप क्या धोखा दिया है वाकई? बहुत लंबा बोल लिया डॉक्टर खान। देखिए, इन्होंने एक शेर से शुरुआत की थी, तो मैं भी इनको 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा कि इन्होंने एक शेर पढ़ा था, तो इनके लिए भी एक शेर है कि सावन के अंधे को हर चीज़ हरी नज़र आती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि 2017 के चुनाव से पहले कैसे मंच पर बाबूजी, चाचा जी, ताऊ जी, बड़े ताऊ जी जम के मार हुई थी, जमकर बवाल हुआ था। तो सावन के अंधे हैं, इनको हर जगह यही नज़र आता है। इनको ये समझ में नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सब निर्णय सामूहिक लेते हैं और ये कार्यकर्ता ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, कार्यकर्ता ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। जहाँ तक बात ये विकास की कर रहे हैं, तो देखिए ना, 2012 में ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए थे, और 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये पूरी समाजवादी पार्टी जो बड़े बहुमत से 2012 का विधानसभा चुनाव जीत कर आई थी, वो इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई। कुल 5 लोग चुनाव जीत कर जा पाए, वो भी परिवार के लोग थे, और वो भी कैसे चुनाव जीते उसको लेकर पूरे देश और मीडिया में हल्ला मचा कि किस तरह इन्होंने गड़बड़ियाँ कराई अपनी सत्ता रहते हुए। अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम तो 2017 में परीक्षा दे चुके, हम 2019 में परीक्षा दे चुके, और छोड़िए अभी तो जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें स्थिति इनकी ये हुई कि इनको प्रस्तावक नहीं मिले, इनके कैंडिडेट नहीं मिले, इनके चंदौली के
पूर्व सांसद हैं रामकिशोर यादव जी, वो अपने सगे भतीजे के पैरों में गिरे जा रहे हैं। वो वीडियो दीपक जी आपने भी चलाया था अपने चैनल पे, अपने सगे भतीजे के चरणों में गिरे जा रहे हैं कि भैया वोट दे दो, इज्जत की बात है, अखिलेश जी और नेताजी के सामने कह के आए हो कि तुम मुझे वोट दोगे। और वो कह रहा है कि नहीं, जो मोदी जी ने किया, जो योगी जी ने किया, हम इस बार भाजपा को वोट देंगे। ये तो इनकी स्थिति हो गई क्योंकि नकारात्मक राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद की राजनीति किसने की? आज प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश में अराजकतावादी राजनीति किसने की? उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकतावादी राजनीति किसने की? उत्तर प्रदेश में दंगावादी राजनीति किसने की? ये प्रदेश जानता है। और आज प्रदेश की जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं, विकासवादी राजनीति चल रही है और इसीलिए इनके लिए कोई स्कोप बचता नहीं है, इसीलिए बौखलाएं। आज देखिए सरकारी कार्यक्रम था, इनको तो तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। 1500 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वहाँ पर योजनाएं दी हैं वहाँ पर पूर्वांचल के लोगों को। और प्रधानमंत्री जी को लेकर सिर्फ काशी नहीं, सिर्फ पूर्वांचल नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा भी गर्व करता है कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी से सांसद हैं। और जिस तरह उन्होंने सेवा की है, जिस तरह दिन रात वो काशी के लोगों से जुड़े रहे हैं, एक एक व्यक्ति के दुख सुख का उन्होंने सुख दुख का हालचाल लिया है, छोटी से छोटी घटना पर उन्होंने रिएक्ट किया है और वहाँ पर कैसे बेहतर हो सकता है उसका प्रयास किया है। वो क्या तुलना करेंगे ऐसे लोगों से जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ एक बार नहीं गए। योगी जी होकर चले आए, योगी जी आजमगढ़ गए, उन्होंने पूरी वहाँ पर बैठक की, लोगों को वहाँ पर जागरूक किया, आदेश दिए, निर्देश दिए। अखिलेश यादव जी अपने घर से नहीं निकल पाए। और छोड़िए सैफई कब गए? सैफई का गांव है, गांव वाले प्रतीक्षा करते रह गए। अब ये कहते हैं कि साहब हम पावर में नहीं है। अरे भैया, आपकी सरकार चार बार रही, नेताजी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे और सैफई भी योगी जी जब होकर आए तो इनके लोगों ने क्या कुकृत्य किया कि एक योगी के आने के बाद वहां पर गंगा जल से उसका छिड़काव कराया इनके लोगों ने कि नहीं योगी जी सैफई कैसे आ सकते हैं। ये तो इनकी मानसिकता है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है 2022 में इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि उसके बाद ये चुनाव आयोग के दफ्तर जाने लायक भी नहीं बचेंगे। ठीक है दीपक जी 30 सेकंड मुझे दे देते प्लीज। संजीव सिंह जी, मुझे बताइए कांग्रेस में क्या मैं डॉक्टर खान बिल्कुल आऊंगा, सबका एक कमेंट होता है। संजीव सिंह जी मुझे बताइए, लगता है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए हैं? क्योंकि अब तो पोस्टर में भी प्रियंका दिखाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि वो अमेठी प्रचार करने भी नहीं आने वाले हैं। संजीव सिंह जी आएंगे अमेठी प्रचार करने राहुल गांधी? क्योंकि पोस्टर में तो प्रियंका जी हैं। देखिए राहुल जी हमारे नेता हैं और अमेठी तक की चर्चा से मैं समझता हूं कि इससे ऊपर दीपक जी सोचना चाहिए। आज विपक्ष में एकमात्र नेता है जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करता है जनहित में। तो इसलिए आप इस चर्चा को न करें कि अमेठी तक, वो पूरे देश को देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी नेता प्रियंका जी लगातार लगी हुई, आपने अभी कोरोना काल से लेकर के अभी विपक्षी दल के साथी से बात कर रहे थे, वही एक नेता थी जब मजदूर पैदल चले आ रहे तो उसमें हमारी नेता प्रियंका जी थी। लल्लू जी उसमें कितनी बार जेल गए और हमने उस समय जो मजदूर आ रहे थे उनकी सेवा की। आज विषय जो आपने रखा है कि हमारे सांसद, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस आए। देखिए 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, कुछ समय दीजिएगा। पहली बात कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो क्या कहा था कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया। आप बताइए कि जो मां गंगा वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी, यानी जिसमें जल की अविरलता नहीं थी, आज उस मां गंगा को सीने को चीरा जा रहा है, उसमें नहर बनाई जा रही है। और हमने तो यही जाना था इतिहास से कि भगीरथ की गंगा हुआ करती थी, काशीवासी उत्तर प्रदेश के लोग जाने कि अभी मोदी गंगा बह रही है। दूसरी तरफ जिस बाबा विश्वनाथ का आज उन्होंने उद्घोष करके हर हर महादेव का नारा लगाया, आज बाबा विश्वनाथ के उस विश्वनाथ परिक्षेत्र में सैकड़ों शिवलिंग के साथ कई मंदिरों को जो काशी पुराण में वर्णित हैं उसमें उसको खंडित किया जा चुका है, जिसको लेकर के बनारस का आज जो हमारा धरोहर था वो नष्ट किया जा चुका है। और वहीं आज बनारस में हनुमान पोद्दार अंध विद्यालय है जहां पे मोदी जी ने विकलांगों को दिव्यांग कहा था। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग बच्चे जो अंध हैं, जो मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि आज जो सड़कों पे पिछले एक सप्ताह से यहाँ के वाराणसी के पेपर उठा के देख लीजिए तो ये है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी असफलता और योगी जी की विफलता को छिपाने के लिए, अभी आपने कोरोना काल की चर्चा की, हमारे सलभ भाई कह रहे थे प्रयागराज से लेकर के कानपुर, कानपुर से लेकर बनारस, बनारस से लेकर के बलिया तक हमने गंगा के लहरों में
हमने लाशों को तैरते देखा है। जो मोदी जी कह रहे थे कि काशी विकास कर रही थी, अविरल विकास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि इसी बनारस में जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे थे, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, यह सत्यता थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल और डीजल जा रहा है, किसान परेशान है, धान की खेती करनी है। आज जो आज 1200 रुपए में वो जुताई देता था, आज महंगी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, ये सारे सब एक साथ लपेट रहे हैं को लेकर के जो भाई भतीजावाद की भी बात करी और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की भी बात करी। मैं सीधे शलभ के पास चलूंगा। शलभ, मुझे बताइए, ये कह रहे कि मूर्तियों को खंडित कर दिया आपने, काशी को बर्बाद कर दिया, क्या ये हकीकत है? दीपक जी देखिए, ये तो इनका ऐसा झूठ है जिसका जवाब वाराणसी की जनता दे चुकी है। ये झूठ इन्होंने बहुत फैलाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि अगर जरा भी शर्म होगी तो वाराणसी की जनता की तो चिंता करेंगे, क्योंकि बनारस की जनता आज बात को लेकर आह्लादित है कि जो पौराणिक कथाओं में हमने देखा था कि कैसे मां गंगा जिला पंचायत के चुनाव में आपको दिखा दिया था, आज वो दृश्य थोड़ा उसको विश्लेषण कर लीजिए भाई। अरे सुन लीजिए आपका सुन लीजिए, बेचैन क्यों हो गए? झूठ खुलने का तो बेचैन हो गए। कैसे मां गंगा ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, कैसे उनके पास तक पहुंची है, ये आज काशी इस बात का नजारा देख रहा है। और ये जो झूठ इन्होंने फैलाने का प्रयास किया, इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा। देखिए, अमेठी की जनता ने ऐसा करारा सबक दिया कि इनको वायनाड में जाकर इनको शरण मिली है, क्योंकि ये झूठों की पार्टी है, झूठ फैलाते हैं। जो गंगा की लाशों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त की ये घटना है, इसके फोटो आज जारी हो चुके हैं। ये बाकायदे सारे चैनल्स ने, सारे वेबसाइट्स में और सारे फैक्ट चेक पर आ चुका है। और आज जो ये बात कर रहे हैं कोविड का, आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाकर देख लिए, मैं चुनौती देता हूं। अरे आप झूठ बोलेंगे तो आपका झूठ खुलेगा। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 59 केस आए हैं। राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से छोटे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से छोटे राज्य होने के बावजूद हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर, राजस्थान के भीतर, झारखंड के भीतर, आप किस मुंह से कहते हैं 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है? केस आए हैं। पूर्वांचल के अखबारों को उठा करके देख लीजिए, वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप। कहां आप बात करते हैं? नंबर 1 है वैक्सीनेशन में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 आप है ना उत्तर प्रदेश में, राज्यों की बात करिए, वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप। तो वैक्सीनेशन को लेकर भारत को बदनाम किया। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। वैक्सीनेशन में भारत को बदनाम किया पूरी दुनिया के सामने। जी कह रहे हैं कि एक तरह से अपनी बात कर दी, प्रधानमंत्री जी दोनों ने अपनी बात कर दी। मैं सीधे संजीव जी के पास चलूंगा। संजीव भाई, हम दर्जनों बार काशी गए हैं, कई बार हम काशी में मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या काशी बदली है? और उत्तर प्रदेश भी बदला है। आपको मालूम है अच्छी तरह से, मैं मेरी पहचान बीजेपी समर्थक की तरह नहीं है, लेकिन 2 बातें योगी जी के पक्ष में जा रही हैं। उनका एक तो ये छवि बन गई है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने भी की, बहुत लोगों को ऐतराज है अभी भी वहां जिस तरह से लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं, दलितों के साथ हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट है वहां पे। और तीसरी बात, मतलब भ्रष्टाचार, तीसरी बात हिंदुत्व के तो वो चलते फिरते प्रतीक है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है आज उत्तर प्रदेश में, विपक्ष विभाजित है, तो योगी और बीजेपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो अब 2022 अप्रैल तक, जब तक चुनाव नहीं होंगे, चलता रहेगा। बट जो एक जमीन की सिचुएशन मुझे दूर से दिख रही है, मैं तो हाल में उत्तर प्रदेश नहीं गया हूं, ये भी मैं स्वीकार करूं, लेकिन जो लगता है, जो सुनते हैं, लोगों से बात होती है कि योगी आदित्य थोड़ा उनका अक्खड़ स्वभाव है, गुस्सा जल्दी आते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, और यूपी में जिस तरह का बैकग्राउंड है भ्रष्टाचार का, उसमें वो सबसे अलग हट के नजर आ रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आपको एक्चुअली अब। और हिंदुत्व के मामले में जो जनसंख्या कानून वो लेके आए हैं, इसका आप देखिए स्थिति की, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर ने उसका सपोर्ट किया है, कई जगह से उसके समर्थन में आवाज आ रही है। अब उसमें कुछ लोग सांप्रदायिकता देखेंगे भी, कुछ हद तक है भी, कहीं पे नजर, कहीं पे निशाना है भी उस बिल के पीछे, लेकिन जनता को ये पसंद आने वाला
वाली बात है कि जनसंख्या कानून आए। तो ये सारे जो समीकरण बैठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और विपक्ष के जो हाल हैं, तो डेफिनेटली मोदी जी ने जो उनकी प्रशंसा की है, ये तो चुनावी प्रशंसा है, कितनी मन से की है, कितनी जुबान से की है, ये तो वो दोनों जाने। बट योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अभी आगे चल रहे हैं विपक्ष के मुकाबले, ऐसा स्पष्ट लगता है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप योगी जी का मुकाबला तभी कर पाएंगे ना जब शिवपाल जी को पार्टी में ला पाएंगे। तो शिवपाल जी को टिकट देंगे अखिलेश यादव, ये तो बता दीजिए हमें। देखिए दीपक भाई, योगी जी ने जो कारनामे किए हैं उत्तर प्रदेश में, अब किसी को साथ में लिया जाए या ना लिया जाए उसकी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद ही बहुत पूरी तरह से सक्षम है। आपने विकास की बात की थी और अभी सलभ भाई ने कहा था साहब पिछड़ों की बात की थी। मैं इनसे 2-3 सवाल मेरा है मोटा मोटा, और ये नोट कर लें, इसका जवाब भी दें। इनका पिछड़ा प्रेम देखें कि अभी नीट का जो एग्जाम है मेडिकल का, जिस तरीके से 2017 से लेके अभी तक 10,000 सीटों में इन्होंने घपला किया है, ओबीसी समाज को नहीं दिया इन्होंने। और 2021 का अभी जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी स्थिति भी इन्होंने क्लियर नहीं की। जो आरक्षण है पिछड़े समाज का, क्या ये देंगे या नहीं देंगे, पहला सवाल है मेरा। इन्होंने बांदा यूनिवर्सिटी में 16 प्रोफेसर की नियुक्तियां की हैं, जिसमें 11 ठाकुर हैं और 5 सवर्ण जात के हैं। ओबीसी कहा गया। दूसरी बात, 69,000 शिक्षकों की इन्होंने भर्ती की है, जिसमें सिर्फ 4% ओबीसी समाज को इन्होंने शामिल किया है। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसमें सवाल खड़ा किया है। बाकी जो 23% ओबीसी हैं, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? इस तरीके के तमाम तरीके की दिक्कतें जो पिछड़ा वर्ग जो जिस तरीके से पिछड़ों से इनका मोह दिखा था, जिस तरीके से इन्होंने कई सारे मंत्री बनाए, मंत्री तो बना दिया इन्होंने, लेकिन पिछड़ों से, पिछड़े समाज से इनका जो दूरी है, जो नफरत है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से निकल करके आया है। एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक भाई, कि मोदी जी जब बनारस आए थे, एक मिनट जरा बस 30 सेकंड, मोदी जी जब बनारस आए थे उस वक्त बहुत लोगों को उम्मीदें थी। वहां यह हुआ था कि वहां का जो साड़ी का कारोबार है, वहां का व्यापारी है, बहुत उत्साहित था। उन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल से ला करके यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे, कल कारखाने लगाए जाएंगे। एक भी कारखाना नहीं लगाया गया। वहां का व्यापारी बहुत निराश है और जो कुछ बचा था धंधा पानी, जो कुछ था, वो जीएसटी और नोटबंदी ने उनको बर्बाद कर दिया। आज बनारस की जनता, बनारस के लोग, व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रही बात नमामि बजा रहे हैं आप, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक मिनट सुन लेते हैं, अवनी जय जी की बात भी सुन लेते हैं। अवनी जय जी, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बनारस के लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पे माननीय मोदी जी। दीपक जी लगभग आधा घंटा हो गया है, मैं सब बातें सुन रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जहां से अखिलेश यादव पढ़ करके आए ऑस्ट्रेलिया से, 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा कि कुछ दिन के लिए योगी जी हमें दे देते तो हमारा भी ठीक हो जाता, जहां से पढ़ के आए अखिलेश यादव। महत्वपूर्ण बात यह है कि झूठ बोल करके, कुप्रचार करके, लगातार कभी ये कि प्रधानमंत्री और योगी में नहीं बन रही, ये सब कुछ, लेकिन विकास की जो सारी इन्होंने कहा कि काशी में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या उत्तर प्रदेश में ये नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि टीवी चैनल पर बैठ करके ये कहना बड़ा आसान है। आप काशी की जनता के बीच में जाकर के बोलिए ना कि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तब जनता जवाब देगी ना आपको। और जनता सामने नहीं देती तो बटन से देती है। अगर आप नहीं जाएंगे तो भी बटन से देगी जवाब, और दे चुकी है, और कई बार दे चुकी है, बार बार दे चुकी है। उसके बाद आप कुछ लोग, 2-4 लोग यहाँ बैठ करके बोलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय संजीव जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के समय में, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, करप्शन, भ्रष्टाचार के संबंध में, मैं उनसे एक बात के लिए थोड़ा सा डिफर करता हूं संजीव जी से, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहे कि हिंदुत्व का है, ये तो मैं समझ में आता है। लेकिन अगर कोई पत्रकार के, अगर किसी भी जाति का, धर्म का, वर्ग का, वर्ण का, संप्रदाय का व्यक्ति अगर उसके साथ समान रूप से कानून लागू होता है, तो इसका मतलब आप पहले से ये मान रहे हैं, अगर उसको सांप्रदायिक कहते हैं, कि इसका मतलब जनसंख्या सिर्फ मुसलमानों की बढ़ रही है। इसका मतलब जो ही आपने ये कहा कि सांप्रदायिक कानून है, आपने स्वीकार कर लिया कि जनसंख्या जो जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है मुसलमानों की बढ़ रही है। अगर आप मानते हैं कि सबकी बराबर बढ़ रही है तो कानून सब पे बराबर लागू होगा। इसलिए किसी हिंदुत्व का सवाल नहीं, इसमें किसी भी संप्रदाय का सवाल नहीं। ठीक है दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। एक 10 सेकंड और लूंगा। मुख्यमंत्री योगी
कोरोना के काल में, कोरोना से पीड़ित होने के बाद, ठीक होने के बाद यूपी के एक एक जिले में खुद जाकर के जमीनी स्तर पर देखा है उन्होंने कि क्या कमी है, क्या और मिलना चाहिए। यूपी की और अमेरिका की जनसंख्या बराबर है। अब जो लोग परसेंटेज में बातचीत करते हैं वो जरा परसेंटेज में बताएं ना कि यूपी में और अमेरिका में कोरोना में क्या क्या हुआ, कितने लोग पीड़ित हुए, कितने लोग काल कवलित हुए, कितने लोगों को और बाकी चीजें नहीं मिली। जरा वाकई करें ना, जरा उसमें कंपैरिजन करें परसेंटेज में जो करते हैं। और बाकी बात रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो एक सांसद है पूरे उत्तर प्रदेश में। वाजिब बात है, वाकई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और अमेरिका की जनसंख्या की अगर तुलना की जाए तो अमेरिका की 1-8 करोड़ ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश और अमेरिका लगभग बराबर हैं। आप बताइए, विश्व के 6ठे नंबर का सबसे बड़ा देश है अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए। सीधे चलता हूं पब्लिक की राय जानने के लिए, पब्लिक के मंच पर हर्षित द्विवेदी कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षित, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कैसा लग रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और न्यूज नेशन का मुझे ये मौका देने के लिए। सर, विकास तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन अभी भी हम ना विकसित होने से काफी दूर है। और मेरा आज का मेन सवाल भी यही रहेगा कि जो विकास हुआ है, क्या इतना विकास काफी है? आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो काम करने वाला युवा है, वो पलायन करने के लिए मजबूर है, वो दूसरे प्रदेशों में जाके काम ढूंढ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करूं तो गांव में और छोटे कस्बों में स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमरा चुकी है। वहां पर कब्जे हो चुके हैं सामुदायिक केंद्रों में, वहां पे चारा डाला जा रहा है। अब आते हैं एक और समस्या के ऊपर, जो आवारा जानवरों की समस्या है। एक आवारा जानवरों की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो एक्सीडेंट भी उनके द्वारा हो रहे हैं और किसानों की जो फसल है वो भी वो बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद एक और समस्या आती है कि हमें जो किसानों को पेमेंट करना चाहिए या किसानों की जो फसल है उसकी खरीद भी टाइम पे नहीं हो रही है। तो अगर सरकार सिर्फ 1-2 बड़े शहरों पे फोकस कर रही है और अगर सरकार सिर्फ चाह रही है कि 1-2 शहरों को हम देखें और उससे मान लें कि हमारा प्रदेश विकसित हो चुका है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सरकार को 2022 में अपना परचम दोबारा से लहराना है तो उन्हें जो सौंदर्यीकरण वो कुछ शहरों में कर रहे हैं या फिर जो विकास कार्य बड़े शहरों में हो रहे हैं, उन्हीं विकास कार्यों को छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में भी लाना पड़ेगा। वरना जो जनता है छोटे कस्बों की, वो बिल्कुल खुश नहीं होगी हमारी जो मौजूदा सरकार है। क्या कहेंगे हर्षित की बात पर? देखिए, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, ठीक है, ये बात सही है कि विकास हो रहा है, विकसित होने से हम अभी थोड़ा पीछे हैं, पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत ईमानदार है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो हर्षित जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में 36 जिलों में वेंटिलेटर नहीं थे, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और जब कोविड आया है उसके बाद आज की तारीख में हर जिले में 5 से 7 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। आपने कोविड के दौरान देखा होगा सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तब जबकि आज हमारे यहाँ जिस दिन कोविड का पहला केस आया था, हम पुणे के लिए भेजते थे कि वहाँ पर टेस्ट होकर आएगा तो हम रिपोर्ट बता जा पाएंगे, और 5 दिन लगते थे। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन है। आज उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बाकी राज्यों में आज क्या स्थिति है, और तब जबकि उन्होंने पूरी तौर पर लॉकडाउन लगाया था, हमारे यहाँ आंशिक कोरोना कर्फ्यू हुआ। आप सब सड़कों पर भी निकले, ज़रूरी काम भी किया, लेकिन आप सबके सहयोग से नियंत्रण बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि काम की बात और उत्तर प्रदेश में निवेश की बात है, तो आपको ही पता है कि चाइना से कंपनी, जर्मनी की फुटवियर कंपनी कोविड काल में चाइना छोड़ के आके आगरा चली आई। बैबले स्कॉट जो लंदन की सबसे बड़ी कंपनी है पिस्तौल की, वो हरदोई चली आई। अभी आप देखिए कोरिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, एशिया की सबसे बड़ी डिस्प्ले यूनिट नोएडा में लगी है। इस तरह के तमाम सारे जो निवेश हैं उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 2017 से पहले किस तरह के हालात थे। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी चलाता था, उत्तर प्रदेश की सरकार अतीक अहमद चलाता था, उत्तर प्रदेश की सरकार मुकीम कारा जैसे लोग चलाते थे, और सरकारों में बैठे हुए लोग इनके चरणों में लौट कर उत्तर प्रदेश की सरकार की भीख मांगते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की हत्याएं होती थी, दलितों की हत्याएं होती थी, ओबीसी समाज के लोगों की हत्याएं होती थी। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आज देखिए डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये तमाम सारे काम आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। समय कम है, लेकिन ये निश्चित तौर पर हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत ईमानदार है, हमारे पास मुख्यमंत्री ईमानदार है। आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को किनारे रखते हुए प्रदेश की सेवा की है, लेकिन और बेहतर करने की आवश्यकता है, ये हम भी मानते हैं। 2022 के बाद आपको दिखेगा और भी चीजें बेहतर हो रही हैं, और सतत ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे भी। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, क्या यूएसपी है आपके हिसाब से? क्या यूएसपी है ब्रांड योगी का? ब्रांड योगी की यूएसपी दीपक मैंने वो बताई, एक तो उनकी खुद की व्यक्तिगत छवि, उनको
पैसे की कोई मोह माया में नहीं फंसते, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसी आम छवि है और वो अच्छी छवि है, उनको उनकी मदद करती है। और जैसे अभी एक मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि वो भ्रष्टाचार वाली बात पे मुझसे सहमत है, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात मुझसे सहमत है, जनसंख्या कानून वाली बात पे मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन दूसरी बड़ी ब्रांड यूएसपी योगी की है कि वो चलते फिरते हिंदुत्व हैं, उनको हिंदुत्व दिखाने की जरूरत नहीं है, उनके तो वेशभूषा, उनका पूरा जो बैकग्राउंड है, तो वो हर तरह से अपील करते हैं। और जनसंख्या कानून में मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जरूरी सांप्रदायिक है, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए देश में, लेकिन उससे हिंदुत्व का वोट सुदृढ़ होता है, सिमटता है, आपस में और पास आता है। उसी तरह से जनसंख्या कानून का, मैं ये नहीं कह रहा उसका इशारा कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन एक धारणा है, उससे भी हिंदुत्व का वोट स्ट्रांग होता है। तो हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर, एक कड़क प्रशासक की छवि और भ्रष्टाचार रहित नेता होने की उनकी छवि व्यक्तिगत, वो भ्रष्टाचार पूरी तरह काबू नहीं कर पाए, उनके मंत्री कई अभी भी भ्रष्ट हैं, लेकिन खुद की छवि ऐसी होना कि वो इस तरह की चीजों में नहीं फंसते, ये तो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। और उनकी वीक पॉइंट्स थोड़ा सा ये है, उन्हें गुस्सा जल्दी से आता है, उनकी टिप्स पे रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, थोड़े अक्खड़ है, और थोड़ा जो ये बीच में ठाकुर ब्राह्मण चला, लेकिन वो काफी हद तक अब शायद मैनेजमेंट हो रहा है उसका। तो अब जो चैलेंज है बीजेपी के सामने, एक तो वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन एक बड़ा चैलेंज रहेगा, इसके अन्य अलावा मुझे कोई बड़ा चैलेंज इसलिए लगता है कि विपक्ष में इस समय जिस तरह का बिखराव है, कोई बड़ा चेहरा मोहरा नहीं है, और योगी इन सब के फिलहाल ऊपर दिख रहे हैं मुझे दूर से। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा आकलन है। ठीक है, शलम मनी जी, सुरेंद्र राजपूत जी भी आ गए हैं, उनकी बात का जवाब देकर जाइएगा। ब्रांड योगी, ये कहना है योगी और मोदी का ब्रांड, बाकी ब्रांड फीके नहीं पड़ जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहते हैं आप? देखिए, जनता से बड़ा दीपक भाई ब्रांड कोई नहीं होता। पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। सच बात यह है कि ब्रांड योगी, ब्रांड मोदी, ब्रांड अखिलेश, ब्रांड प्रियंका, ब्रांड राहुल, ये सब मीडिया की कयासबाजी हो सकती है। जनता आपसे कामों की अपेक्षा करती है, पिछले 5 साल के कामों का मूल्यांकन करेगी, और जब पिछले 5 साल के कामों का मूल्यांकन होता है दीपक भाई, तब यह पता चलता है कि अगर रोजगार परक विकास हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बहार होती। डिफेंस कॉरिडोर अगर आ गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बहार होती। 4,50,000 या 90,000 करोड़ के जो इन्होंने एमओयू साइन किए थे और वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे थे, अगर वो कंपनियां आ गई होती तो आज उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बहार होती। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन अगर सही होती तो उत्तर प्रदेश की एक बेटी को मृत्यु के उपरांत में रात में पेट्रोल छिड़क करके अनवांटेड तरीके से जलाया नहीं जाता हाथरस में। और अगर उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी ने काम किया होता तो गंगा में उतराती हुई लाशें नहीं मिलती, और पूरे के पूरे 300-400 किलोमीटर का गंगा का जो कैचमेंट एरिया है वो शमशान से कब्रिस्तान नहीं बना होता, और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु नहीं हुई होती। आज उत्तर प्रदेश में जुमलों की बारिश तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यह है कि बेरोजगार सबसे बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं मान रहे। अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती, ये सारी की सारी इतनी ज्यादा है तो कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो ब्रांड योगी कर लीजिए, ब्रांड मोदी कर लीजिए, लेकिन जनता को तो कहीं ना कहीं उसे अपनी डेली समस्याओं से निजात चाहिए। आप इस चीज को देखिए कि कोरोना काल में जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, उनकी जेब में क्या पैसा आया? बुरा हाल है, जो बनारस के बुनकर थे जी, नहीं, मैं आपसे बताऊं, हम तो जनता के बीच में, और हम चाहते हैं हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हो। ठीक है, शलम मनी जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार परक विकास की अवधारणा को जन्म दिया। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन से, राइट टू एजुकेशन से और राइट टू फूड से काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब इस तरह के झूठ बोलती है तो उत्तर प्रदेश की जनता हंसती है। हाँ, बेरोजगार हुए हैं, कौन हुआ है?
कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी नेता प्रियंका वाड्रा जी, वो बेरोजगार हुए हैं। आप देखिए ना किस तरह से लॉन्चिंग की गई थी कि प्रियंका जी पूर्वांचल संभालेंगी, फला आदमी पश्चिमांचल संभालेंगे। क्या हुआ? पंचायत चुनाव में रायबरेली और अमेठी से एक जिला पंचायत नहीं जीता पाए। और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कौन खड़ा था मुख्तार अंसारी के पीछे जब ये कहा था कि पंजाब से नहीं ले जाने देंगे। पंजाब में उसके लिए लाखों के वकील कौन खड़े कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट तक आप एक माफिया डॉन के लिए लड़ने गए जिसने कृष्णानंद राय की बेरहमी से हत्या की, जिसने उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की हत्याएं कराई थी। अगर योगी सरकार उसको लेकर आना चाहती थी तो कौन सा प्रेम था आपका, कौन सा नेक्सस था? उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है और आप लाभ प्रयास करते रह गए, आप कोशिश करते रह गए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार टांग कर ले आई पंजाब से, वरना आप तो देने को तैयार नहीं थे। तो माफियाओं के साथ कौन खड़ा है, भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 2G, 3G, 4G, 5G से लेकर कहां तक जाता है जीजाजी तक मामला। तो भ्रष्टाचार पे कौन बोलेगा, अपराध पर कौन बोलेगा, किसानों के लिए आपने क्या किया है वो देश की जनता ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप देखिए, अखिलेश जी की आखिरी वर्ष की सरकार थी, चुनावी वर्ष की, और उत्तर प्रदेश में गेहूं कितना खरीदा गया था? 7 लाख मीट्रिक टन। और योगी जी की भी चुनावी वर्ष की सरकार है, 59 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और उसका भुगतान जाके किसानों की जेब में हो चुका है। जितना सपा और बसपा की सरकारों ने मिलकर गन्ने का भुगतान नहीं किया, 1.5 लाख करोड़ का भुगतान योगी जी की सरकार 4.5 साल में कर चुकी है। और आपने तो चौधरी चरण सिंह के नाम को बहुत भुनाया, चौधरी चरण सिंह के नाम को समाजवादी पार्टी ने भी भुनाया, बसपा ने भी भुनाया। रमाला उनकी कर्म भूमि थी, 35 साल से वहां के किसान चाहते थे कि वहां की चीनी मिल शुरू हो जाए, क्यों नहीं शुरू कर पाए? योगी जी ने जो पहली चीनी मिल शुरू की वो जाके रमाला से शुरू की, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि से शुरू की। और उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें बेचने का खेल रहा उसमें सपा बसपा के साथ आप भी शामिल रहे, क्योंकि तब आपकी सरकार थी, आपने बचाने का काम किया। तो देश की जनता आपको देख रही है और यही कारण है कि आप इस तरह जब झूठ बोलते हैं स्क्रीन पर, इस तरह तमाम जो जुमले कहते हैं, तब उत्तर प्रदेश की जनता को अमेठी याद आता है और अमेठी से वायनाड का सफर याद आता है कि अमेठी से वायनाड क्यों जाना पड़ा। आज भी आप देखिए कि आपके नेता कहां हैं। रायबरेली आप नहीं जीत पा रहे, एक जिला पंचायत नहीं जीत पा रहे, आप अमेठी नहीं जीत पा रहे, आप समाजवादी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़े, सपा बसपा कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़े, तब भी आपका हश्र क्या हुआ? और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप जो बोलते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, सरकार के बारे में, जो तमाम सारे झूठे वादे करते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता अपने ऊपर लेती है। उसका जवाब 2022 में देगी, आपको भी देगी, सपा को भी देगी और बसपा को भी देगी। अच्छा, बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछ रही है, मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, क्या राहुल गांधी अमेठी में प्रचार करने आएंगे? देखिए, राहुल गांधी, दो बातें हैं दीपक भाई। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी, शलभ मणि जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वो अब ऐसी जाती हुई सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं एक भले आदमी के रूप में। और मैं आपको भी बधाई दूंगा, कम से कम इनको आपने बुला लिया। मैं आपको दो चीजें कहता हूं। पहली, राहुल गांधी का, चूंकि आपने प्रश्न किया है, सम्मानित प्रवक्ता आप प्रस्तोता है, तो बता दूं, राहुल गांधी जी अमेठी सहित पूरे देश में प्रचार करेंगे। कहीं पर भी ऐसी जगह पे वो नहीं, और अमेठी में चुनाव हारने के बाद वो 2 से 3 बार आ चुके हैं और अच्छे तरीके से। जिस कोरोना काल में पिछली बार में उन्होंने काम किया और इस कोरोना काल में वो आ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने काम किया, आपके सामने है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा अहंकार आ जाता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 जगहों से चुनाव लड़ते थे और चुनाव हारते थे। लोकतंत्र में तो हार और जीत चलती रहती है। ये लोग ऐसी बातें करते जैसे ये कभी हारे नहीं। 1984 में पूरे देश में 2 सांसदों की पार्टी आज इतना अहंकार में बोल रही है। यह शर्म वाली बात है कि लोकतंत्र पर इनको भरोसा नहीं है। हां, हम चुनाव हारे, लेकिन क्या 11 करोड़ वोट जिन लोगों ने हमें दिए वो लोग उन लोगों की आप नेता नहीं है, उन लोगों की सरकार नहीं है, या कांग्रेस उन लोगों की पार्टी नहीं है जिन 11 करोड़ 20 लाख लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पोल किया था। तीसरी बात, यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात कहां से आ गई? आप, जब आपके पास तथ्य नहीं होते और सत्य नहीं होता, आपके पास आंकड़े नहीं होते विकास के, बेरोजगारी के, तब आप निजी आक्रमण करने लगते हैं हमारे नेताओं पर। हम तो पूछते हैं हमारे नेताओं पर निजी आक्रमण कीजिए आप, लेकिन जनता को बेरोजगारी से तो निजात दिलाइए। आप निजी आक्रमण कीजिए हमारे ऊपर, हमें मंजूर है, लेकिन आप जनता को कानून व्यवस्था तो अच्छी दीजिए।
आप जलती हुई लाशें जो है, जो बेटियों की हैं, उनको तो रोकिए। जो आपके पुलिस वाले जिस तरीके से रहते हुए पत्रकार पीट रहे हैं, उनको तो आप रोकिए। आप इनको तो रोकिए कि गंगा में बहती और उतराती हुई लाशें हैं, उनको तो आप ठीक कीजिए, सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए ताकि वो प्रेत योनि में ना जा सके। आप जो डिफेंस कॉरिडोर नाम पर आपने झूठ छल कपट का छलावा किया है, कुछ ले तो आइए। आप जो है, जो 4,90,000 करोड़ का आपने एमओयू साइन किया था, वो कम से कम 4 लाख करोड़ का निवेश ले तो आइए। आप कोई एक एक्सप्रेसवे खुलवा तो दीजिए। झूठ बोलेंगे आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार परक विकास दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार विहीन विकास उत्तर प्रदेश सहेगा क्या? आप आज भी मनरेगा की डुगडुगी पीट रहे हैं। आप बगैर मनरेगा के आज उत्तर प्रदेश में अराजकता हो जाती। आप क्षमा मांगिए। क्या प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगेंगे कि जिन्होंने मनरेगा को कहा था कि साहब ये तो फेलियोरिटी का एक वो ढिंढोरा है? आज आप आरटीआई की वजह से जितने पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार, उसके लिए कांग्रेस को आपको देन देनी चाहिए नहीं? राइट टू फूड की वजह से आप सबको राशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मजबूर हैं आप, क्योंकि हमने अधिकार दिया। अगर हमने अधिकार नहीं दिया होता तो इस देश को आपने भूखा मार दिया था, क्योंकि आप सिर्फ हम दो और हमारे दो पर भरोसा करते हैं, उन्हीं की सरकार पर भरोसा करते हैं। आपके पास अडानी और अंबानी को छोड़ करके कोई जनता नहीं है। ठीक है, अडानी और अंबानी के सिवा कोई नहीं है आपके पास। अल्लभ जी बताइए। अवनीश जी आ रहा हूं, और डॉक्टर साहब आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए अब इन्होंने, सुरेंद्र जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मैं थोड़ा राष्ट्रीय स्तर की इनसे बात करूंगा। अंबानी अडानी की बात करते हैं तो दीपक भाई आप ईमानदारी से बताइएगा कि अंबानी का नाम सबसे पहली बार आपने कब सुना? हमने तो एक फिल्म देखी थी कि एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि भाई मुझे 5 सेकंड का समय चाहिए, सिर्फ 5 सेकंड का। वो मिलकर आया, अंदर पता नहीं कौन सा झोला छोड़ कर आया, और उसके बाद न जाने क्या क्या हुआ। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन अंबानी का नाम सबसे पहली बार किसकी सरकार में सुना आपने? और तो और छोड़िए, आपने जो तमाम स्विस बैंक खातों का नाम अगर आपने सुना अपनी याद में, तो कौन सी सरकार में सुना? इनके एक नेता थे, उनके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता। लोग बताते कि जब वो मुंबई में लैंड करते थे, मुंबई में, तो वहाँ पर सोने चांदी का रेट बढ़ जाता था। तो मुझे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना नहीं है, देश की जनता खूब जानती है। टाटा कब बने, अंबानी कब बने, अडानी कब बने। जैसे लगता है कि 14 के पहले अंबानी अडानी थे ही नहीं, वो इस देश में केवल भूजा बेच रहे थे। 14 के बाद उन्होंने जो है सोना बेचना शुरू कर दिया। तो देश की जनता सुरेंद्र भाई खूब जानती है। और आप क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि देखिए, कोई भी अपराध की घटना दुखद होती है, लेकिन आपके लोग जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ना, प्रियंका वाड्रा जी और राहुल जी, क्यों नहीं जाते राजस्थान में? उत्तर प्रदेश के से 1/3 होते हुए राजस्थान आज बलात्कार प्रदेश बन गया है। आज उसका नाम राजस्थान की जगह लोग रेपिस्तान कह रहे हैं। क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी? वहां पर किस तरह बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। और आपके मुख्यमंत्री ने क्या लिखा कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आप उसको लिखते हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि साहब वो तो अपनी मर्जी से घूमने गई थी, उन्होंने फर्जी आरोप लगा दिया। ये संवेदनहीनता आपकी है। लेकिन ठीक है, आप ऐसे रहिए ताकि आपको जनता सबक सिखाती रहे। जनता ने बहुत वर्षों तक आपको झेला है, ऐसा नहीं है। अब जनता आपको झेलने को तैयार नहीं है। कितनी बार राहुल जी आपने कह दिया, मैं आप पे सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन जरा बता दिएगा दीपक जी को कि चुनाव हारने के बाद कितनी बार अमेठी आए हैं। मैं उस पर विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन खैर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती भी नहीं कि वो अमेठी आए, ईमानदारी की बात है। क्योंकि जो हश्र आपने अमेठी रायबरेली का किया है ना, वो प्रदेश की जनता ने देखा है। बाकी भ्रष्टाचार के विषय पर कांग्रेस को क्या बोलना, कांग्रेस किस मुंह से बोलती है। और दूसरा, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि डॉन मुख्तार अंसारी से कौन सी दोस्ती थी आपकी और आपके प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी की, कि आपने लाखों के वकील खड़े कर दिए कि हम मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं जाने देंगे। और हमारी सरकार टांग के ले आई, चोट पर टांग के ले आई। मुख्तार अंसारी से इस रिश्ते के बारे में जरा देश की जनता को जरूर बता दीजिएगा। सुरेंद्र भाई, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे पंजाब की बात भी कर ली, राजस्थान की बात भी कर ली। राजस्थान जो रेपिस्तान हो गया, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा कि प्रियंका वाड्रा को क्या राजस्थान में जो रेप की घटनाएं होती हैं उस पर क्या तकलीफ नहीं होती क्या? राहुल गांधी जी को तकलीफ नहीं होती क्या? लेकिन ये राजनीति करने के लिए ये जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए, देश के लोगों ने देखा था कि आप हाथरस कैसे पहुंचे थे, वहां पर क्या किया आपने, किस तरह आपके नेता ने वहां पर दंगे फैलाने के प्रयास किए, वो भी देश की जनता ने देखा कि वहां पर जाके जातीय दंगे आपने फैलाने के आपके नेता ने प्रयास किए, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। तो देश की जनता खूब जानती है कांग्रेस पार्टी को, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं 2% बता पाऊंगा, लेकिन अंबानी और दुनिया भर के जो आप बताते हैं वो सारी कहानियां 2014 के पहले कौन भूजा बेच रहा था, ये भी देश को बताइएगा।
ठीक है, अंशिका शर्मा मेरे दर्शक नोएडा से जुड़ गई हैं और साथ ही साथ मेरे साथ चारू प्रज्ञा आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अंशिका जी, आप नोएडा में हैं, बताइए कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या लग रहा है आपको, सुरक्षित महसूस करती है? जी सर, सर पहले थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे इस पैनल का हिस्सा बनाया। और सर अभी मैं सबकी बातें सुन रही थी और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ कि हम अभी सेकेंड वेव जैसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, थर्ड वेव हमारे सर पे खड़ी है और हम साथ में बैठ के इतने अहम मुद्दों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, रेप जैसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे इन टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स बना के छोड़ दिया है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि किसी भी रेप में इस पॉलिटिकल लीडर का इन्वॉल्वमेंट था या इस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि मेन रीजन था रेप, ये चीज है। और उसके अलावा अगर रही बात क्या कहते हैं इस वक्त यूपी में किस तरीके से मोदी जी इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनकी सत्ता यहाँ बनी रहे, तो आज उसका साफ उदाहरण हमें देखने के लिए मिला था जब उन्होंने वाराणसी में जाके अपनी एक बहुत ही अच्छी स्पीच सबको दी थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बताई जो उन्होंने इस बार वाराणसी के लिए लागू की हैं और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 1500 करोड़ रुपए वहाँ पे दिए हैं। तो और साथ में उन्होंने ये भी चीजें बताई कि किस तरीके से वहाँ के डेवलपमेंट में किस तरीके से कितने रुपए अलग अलग जगहों पे दिए गए हैं जिससे कि वहाँ का और ज्यादा डेवलपमेंट हो पाए। पर सर मुद्दा ये है कि जिस जगह पे जी सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशिका। डॉक्टर अजीज खान, देखिए कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया और अंशिका को मालूम पड़ गया कि काशी में क्या क्या हुआ है। आपके लीडर्स क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई? नहीं, बहुत बेहतर बात है दीपक भाई, लोगों को सुनना भी चाहिए। और वैसे भी ये विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि प्रचार प्रसार और इवेंट मैनेजमेंट तो इनका कला है और ये करते हैं, अच्छी बातें करना भी चाहिए। देखिए, देश की जनता मरे कटे उसे उस समस्याओं से जूझे, कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई भी स्थिति पैदा हो जाए। मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो सलभ भाई ने जो कई बातें कही, बार बार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात कही, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए आपने भी दीपक भाई कई डिबेट भी इस पे किए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हुआ है, सिर्फ अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए कि मैं आगे 2022 का मैं असली हकदार हूं। इसके लिए जिस तरीके से पुलिस को थप्पड़ मारा गया, जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट्स के घर खुदवा दिए गए, रास्ते खुदवा दिए गए, भट्टों में पानी डाल दिया गया, जिस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुआ, जिस तरीके से संविधान की मजाक उड़ाई गई, वाकई में ये बहुत दुखद। एक बात सलभ भाई आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो आपने किया है, लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कई मुद्दे रखे गए अभी यहाँ पर कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, और ये मैं कहूं पूर्वांचल एक्सप्रेस तो कहीं ना कहीं न्यू हमने उसका रखा था, लेकिन आज तक वो भी तैयार नहीं हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, यही नहीं पता कि कहां से शुरू होंगे कहां से उतरेंगे, उस पे हम कोई अता पता नहीं। लेकिन जो मेन मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि साहब, इन्होंने अभी बात की नमामि गंगे की, कि गंगा की सफाई 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा के बतौर प्रोजेक्ट आया और आज तक उस पे काम हो रहा। गंगा बिल्कुल साफ नहीं हुई। जिस मां गंगा ने बुलाया था माननीय मोदी जी को, आज गंगा से धोखा हो गया। दूसरी बात, प्रोफेसर जीवी अग्रवाल साहब अनशन करके वहां उनका डेथ हो गया, लेकिन आज तक गंगा पहले जैसी थी, कहीं गंगा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वही काशी है। WHO ने रैंकिंग की है, 15 प्रदूषित शहरों में 3rd नंबर काशी आता है। क्या विकास आपने किया है? सिर्फ लोगों से छलावा किया है, धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश में सीधे अवनी जैन जी के पास, अवनी जैन जी के पास आपके पास आऊंगा, मैं अवनी जैन जी के बाद आपके पास आऊंगा। अवनी जैन जी, क्या सिर्फ छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने? चारू मैं आपके पास आता हूं। अवनी जैन जी का फोन कट गया है, कई सारे आरोप लगा दिए डॉक्टर अजीज खान ने। देखिए दीपक जी, मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात इसलिए समझ में आती है, इनके पास समय नहीं था आंख खोलकर क्या विकास हो रहा है देखने का, क्योंकि इनका सारा समय तो वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाने में ही बीत रहा था।
इनका सारा समय तो वैक्सीन को लोग ना लें, इसका प्रचार कैसे करें, ये सोचने में बीत रहा था। तो कोई बात नहीं, हो सकता है इन्होंने अब तक आंख खोल के देखा ना हो दुनिया इनकी आसपास कितनी बदल गई है, लेकिन नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ। गलत गिनती अगर ये गिन रहे हैं तो मैं इनको सही गिनती भी गिनवा देती हूँ। जब आप उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं तो चलो 4 लाख नौकरियां तो सरकारी मिली, पर इसके अलावा आप जानते हैं कितनी एमएसएमई नई शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में? 50 लाख। अब आप लगाइए हिसाब और बताइए उसमें कितने युवाओं को नौकरी मिली होगी। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के लिए शुरू हुए हैं, 10 लाख। अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं भी होंगी तो 1 करोड़ ये महिलाएं हो गई। घरों में शौचालय बनाने से लेकर गैस देने तक, सस्ते घर देने तक, बिजली देने से लेकर सड़क देने तक, सारा काम मोदी जी ने, योगी जी ने करा है। और इसका नतीजा इन लोगों ने अपनी आंखों से देखिए। देखिए सारे समीकरण बनाकर देख लिए इन्होंने। 2017 में यूपी के लड़के चुनाव लड़ने साथ निकले थे, लेकिन यूपी ने जवाब दे दिया। 2019 में उससे भी 2 कदम आगे चले गए। 2 कदम आगे जाके बोलते हैं अब तो हम बुआ भतीजा और यूपी के लड़के सारे मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भी इन्होंने नतीजे देख लिए। तो देखिए सच्चाई ये है कि आज की तारीख में विपक्ष जो है विफल है, इन्हें कुछ करने को नहीं मिलता। तो ये 2 काम करते हैं। एक तो फेक न्यूज फैलाते हैं। फेक न्यूज फैलाने का काम ये ऐसे करते हैं, भाई सारी अथॉरिटीज, सरकारी अथॉरिटीज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखा रही है प्रूफ के साथ, वो पढ़े बिना डिबेट पर बैठते हैं और गलत गिनती सुनाते हैं। दूसरा काम, हर बात में, हर शब्द के बीच में ये जातिवाद ले आते हैं, ये रिलीजन ले आते हैं, ये कम्युनलिज्म ले आते हैं और ये सोचते हैं किसी तरीके से, जिस तरीके से बांट कर ये अब तक राजनीति करते आए हैं हमारी जनता को, ये आगे भी करते रहेंगे। लेकिन देखिए दुनिया की आंखें खुल गई हैं, उत्तर प्रदेश की आंखें खुल गई हैं। आपने जो कोशिश करी थी, गाजियाबाद से शुरू करी थी, वो फेल हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी भी जो रैकेट पकड़ा गया है उसको डिफेंड करने का काम जो समाजवादी के लोग कर रहे हैं ना, शर्मनाक है। शर्मनाक है। आप टेररिस्ट का साथ देते हैं, आप उन लोगों का साथ देते हैं जो देशद्रोही हैं, जो बाहर से पैसा, मुझे अवनीश जी के पास गया था लेकिन उनका ऑडियो कटा हुआ था। लेकिन शुरुआत ब्रेक के बाद अवनीश जी से होगी, लेकिन उससे पहले कुणाल भंवर मेरे दर्शक इंदौर से जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कहेंगे ब्रांड योगी और मोदी के बारे में? मजबूत है 2022 के चुनाव के लिए या नहीं आपके हिसाब से? नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि जो मोदी ब्रांड और योगी ब्रांड के बारे में जो मोदी जी ने अभी बयान दिया है उसको मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं कपोल कल्पना की बात नहीं करूंगा, मैं तथ्यों के साथ आंकड़ों की बात करूंगा। जिस प्रदेश के अंदर 4 साल के अंदर 40 लाख परिवारों को आवास योजना का फायदा मिलता हो, जिस प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलता हो, जिस प्रदेश के अंदर गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन के लिए युद्ध स्तर पर काम चलता हो, 2015 और 16 में महोदय जिस प्रदेश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय 47,116 थी, आज वर्तमान में 94,495 हो जाती हो, जिस प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 12 पायदान से ऊपर उठकर दूसरे पायदान पर जो प्रदेश आ जाता हो, जो प्रदेश में किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 42 लाख किसानों को फायदा पहुंचता हो, तब मैं गर्व के साथ और ताल ठोक कर कह सकता हूं कि यह सरकार मात्र और मात्र भ्रष्टाचार और उसके आधार पर नहीं, अपितु विकासवाद और राष्ट्रवाद के बल पर चल रही है और चलेगी। और इसका ही परिणाम है कि योगी जी मात्र और मात्र उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति भारत के बेहतर भविष्य के लिए योगी जी को देख रहा है। कि हम बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आपने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। मैं फिलहाल एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद बहस का सिलसिला जारी रहेगा। देश की बहस में आगे हम बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी को तोड़ना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। ब्रेक के बाद